हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ब्लेयर विच। ये मूवी ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का ही एक सीक्वल है जिसे मैंने पहले ही अपने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। और ये हॉरर मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत एक टेक्स्ट को दिखाते हुए होती है जिसमें एक फाउंड फुटेज की जानकारी होती है कि ये फाउंड फुटेज डीवी टेप्स और मेमोरी कार्ड से एकत्रित की गई जो ब्लैक हिल फॉरेस्ट में मिली थी 2014 में। और आगे हम उस क्रीपी सी फुटेज को देख पाते हैं जिसमें एक लड़की अपने कैमरा को लेकर एक क्रीपी सी टूटी फूटी कैबिन में खून से लथपथ अपनी जान बचाकर किसी से भाग रही होती है। और यहाँ पर जो मूवी का मेन कैरेक्टर जेम्स होता है उसे पूरा यकीन था कि ये उसकी बड़ी बहन हैदर ही है जो 1994 में फॉरेस्ट में खो गई थी अपने दो दोस्तों के साथ में, जब वो लेजेंड ब्लेयर विच के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के सिलसिले में गई हुई थी। और तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी बहन अब भी जिंदा है और अब उससे रहा नहीं जा रहा था क्योंकि वो अपनी बहन को वापस लाना चाहता था। और वो सोचता है कि जब वो बुकेट्सविला मैरीलैंड में अपनी बहन की तलाश में जाएगा, उसकी बहन हैदर की ही तरह लेजेंड ब्लेयर विच से ऑब्सेस्ड उसकी फ्रेंड लीजा का भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का काम हो जाएगा। इसलिए जब जेम्स के कपल फ्रेंड्स एशली और पीटर उन्हें विजिट करने के लिए आते हैं, वो उन्हें भी इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो दोनों भी उनके साथ में ज्वाइन करें। तब जेम्स और लीजा वहाँ पर जाने के लिए तमाम तरह के इक्विपमेंट्स रेडी करने लगते हैं, ड्रोन, वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ वगैरह। और तब इसके बाद लीजा हैदर की स्टोरी विस्तार से बताकर रिकॉर्ड कर रही होती है कि जब हैदर 1994 में खोई थी तब जेम्स महज 4 ही साल का था। और जब हैदर खोई थी उसके रिकॉर्ड किए गए कुछ फुटेजेस रिकवर किए गए थे जिसमें एक कैबिन नजर आ रहा था जिसमें वो एंटर हुई थी। लेकिन सर्च टीम जब उस फॉरेस्ट में उस कैबिन को ढूंढते हैं, उन्हें वहाँ पर कोई भी कैबिन नजर नहीं आता, जो कि हैरानी की बात थी। न ही उनकी लाशें कभी बरामद हो पाई। उसके बाद सारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स थक हार कर बैठ गए और केस भी क्लोज हो गया। लेकिन जेम्स बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था कि उसके बहन के साथ में क्या हुआ, इसलिए वो वहाँ पर जाना चाहता था। और वो चारों काफी दिन विचार विमर्श करने के बाद अपने ड्रोन वगैरह टेस्ट करके वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पर अकेले जा नहीं सकते थे कि उन्हें उस फॉरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वो फुटेज कहाँ मिली थी वो सिर्फ एक ही कपल को पता था जिसने वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। इसलिए वो उस कपल के घर पर अप्रोच करते हैं जिनका नाम तालिया और लेन होता है। और वो लोग भी तब जेम्स के साथ वहाँ उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पीटर के मना करने पर भी। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, उन्हें अपने साथ में ले जाने के सिवाय उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। और अगले ही पल हम उन सबको फॉरेस्ट में देख पाते हैं जहाँ पर वो पहुँचते ही अपने कार को कुछ दूरी पर पार्क कर देते हैं क्योंकि आगे का रास्ता सिर्फ पैदल चलने वाला था। तब रास्ता शुरू होते ही लीजा अपनी फिल्मिंग करना शुरू कर देती है क्योंकि लेन वहाँ की कुछ प्रचलित स्टोरीज उन्हें सुना रहा होता है रस्टिन पर और कॉफी रॉक की जगह के बारे में, कि इस डीप फॉरेस्ट में एक रस्टिन पर नाम का आदमी रहा करता था जिसे लेजेंड ब्लेयर विच ने अपने वश में कर लिया था। उसी के द्वारा उसने 6-7 बच्चों की बलि उससे चढ़वाई थी। और ब्लेयर विच सैक्रिफाइसेस मांगती है ताकि उसकी पावर मेंटेन रहे। और कहा जाता है कि रस्टिन पर के घर में काफी सारे टर्नक्स मौजूद थे जो वाकई में कहीं भी नहीं जाते थे। और तब पीटर इन स्टोरीज को फर्जी बताकर हंसने लगता है। और तब लगातार चलते चलते वो एक पेड़ के क्रॉस आते हैं जो बीच से टूटा हुआ था, शायद बिजली गिरने की वजह से, जिसके बाद आगे उन्हें एक झरने को नंगे पैर पार करना पड़ता है। तब इसी दौरान एशली का फुट बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, इस वजह से उसके पैर में गहरा घाव बन चुका था। तब वो सब उसकी बैंडेजिंग करते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और काफी देर हो चुकी थी, इसलिए कुछ दूर पर जाकर वो कैंपिंग करने का फैसला करते हैं। और हम तब जानते ही हैं कि जेम्स का मेन टारगेट फुटेज में दिखे उस कैबिन को ढूंढना था। इसलिए वो लीजा को ड्रोन से आगे का रास्ता देखने की कोशिश करने के लिए बोलता है। लेकिन आगे उन्हें सिर्फ पेड़ों के सिवाय कुछ भी नजर ही नहीं आता और कैबिन का तो कोई नामो निशान नहीं था। जिसके बाद शाम को सब खाते पीते हैं और तब तालिया और लेन सबको लेजेंड ब्लेयर विच के बारे में स्टोरी सुनाते हैं कि 17th सेंचुरी में एक औरत को विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व पाया गया था जिसका नाम एली कैल्वर्ट था। और कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स से एली के बारे में कंप्लेन करी थी कि उस औरत ने उनका खून निकाला था। इसके बाद तो वो सारे ही गांव वाले आक्रोशित हो जाते हैं और एली को पनिश करने के लिए उसे फॉरेस्ट के काफी अंदर लेकर चले जाते हैं और उसे पेड़ पर काफी ऊंचाई पर बांध देते हैं और उसके हाथों पैरों में काफी वजनदार पत्थरों को टांग कर उसे उस फॉरेस्ट में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब वो दूसरे दिन वहाँ पर आकर देखते हैं तब एली की लाश गायब हो चुकी थी। और उस वक्त तो सारे ही गांव वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि जानवरों ने उसे खा लिया हो।
लेकिन गांव वालों में दहशत तब फैल जाती है जब पहले तो वो बच्चे और उनके फैमिलीज और फिर बाद में एली को पनिश करने वाले सारे ही लोग गायब होने लगते हैं। और तब से ये बातें फैल जाते हैं कि विच ने इस फॉरेस्ट को कर्स कर दिया है और जो भी वहाँ पर आएगा वो मारा जाएगा। और कहा यह भी जाता है कि जो भी उस विच को अपने आंखों से देख लेगा वो डर के मारे ही मर जाएगा। इसलिए रस्टिन पर भी दीवार की तरफ फेस करके खड़ा रहता था और वो उस विच का हर कहा मानता था अपनी जान बचाने के लिए। जिसके बाद गांव वालों को जब इसकी भनक पड़ी तब उन लोगों ने रस्टिन पर के कैबिन को आग के हवाले कर दिया। और ये सारे हॉरर स्टोरीज सुनने के बाद सब अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। और तभी बीच रात में लकड़ियों के चटकने की आवाजें सुनकर डर के मारे सबकी नींद खुल जाती है। तालिया सबसे बताती है कि लेन टॉयलेट गया था और वो अब तक नहीं लौटा। जेम्स तालिया के साथ में लेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ देर बाद ही लेन उन्हें मिल भी जाता है जो काफी डरा हुआ था। और सुबह होते ही जब सब अपने टेंट से बाहर निकलते हैं तब उन्हें वहाँ पर बाहर कुछ स्टिक से बने वुडू फिगर्स नजर आते हैं जो देखकर सब लोग बिल्कुल डर जाते हैं। और उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। सब हैरान थे कि उनकी नींद कैसे नहीं खुली इतनी देर तक। और स्टिक फिगर्स देखने के बाद तो अब वहाँ पर एशली और पीटर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन लीजा का मूड बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो रेडी हो जाती है वापस लौटने के लिए सबके घुसने की वजह से। तब रास्ते में चलते चलते लीजा लेन के हाथों में एक पुराने जमाने का कैमरा देखती है क्योंकि इस जमाने में सब एडवांस्ड कैमराज यूज करते थे। तब वो कहता है कि उसकी टेस्ट थोड़ी क्लासी है और उसे पुराने जमाने की चीज बहुत पसंद है। और तभी कुछ देर चलते चलते लीजा लेन के बैग में एक रोप के बंडल को देख लेती है जिससे उन स्टिक फिगर्स को बनाया गया था। मतलब कि वो सारे स्टिक फिगर्स इन दोनों ने ही तैयार किए थे सबको डराने के लिए, जो तालिया डर के मारे एक्सेप्ट भी कर लेती है। जिसके बाद ग्रुप में काफी लड़ाई होने लगती है और लेन और तालिया को अलग कर दिया जाता है और वो चारों तब अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देते हैं। तब चलते चलते शाम ढल जाती है लेकिन वो कार तक नहीं पहुंचते और सर्कल में ही घूमकर उसी कैंपिंग वाले जगह पर आकर पहुंच जाते हैं जो देखकर उनका मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। तब उस रात भी उन लोगों को ना चाहते हुए भी वहीं पर कैंपिंग करना पड़ता है। और तब रात में एशली की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। उसे बुखार भी आ गया था और उसके पैर के घाव के अंदर कुछ मूवमेंट देखकर पीटर बिल्कुल डर जाता है। वो आकर जेम्स से भी बताता है जो उस वक्त ड्रोन से रास्ता ढूंढ रहा होता है और इस दौरान उनका ड्रोन जाकर किसी पेड़ पर अटक जाता है और पूरी तरह से खराब हो जाता है। और आगे रात में जब पीटर फॉरेस्ट में जाता है लकड़ियां लाने के लिए क्योंकि एशली को ठंड लग रही होती है, पहले तो उसका वॉकी टॉकी खराब हो जाता है और फिर बाद में उसका टॉर्च भी, और फिर कुछ क्रीपी साउंड्स उसे सुनाई देती है और उसी वक्त कोई उसका पीछा भी करने लगता है जिसे देखकर पीटर बिल्कुल से डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगता है। और इसी दौरान एक पेड़ भी आकर उसके ऊपर गिर जाता है जिसके नीचे वो पूरी तरह से दब जाता है और उस पेड़ के गिरने की आवाज जेम्स भी सुन लेता है। और तब वो पीटर को ढूंढते हुए वहाँ पर आता तो है लेकिन पीटर वहाँ पर उसे नहीं मिलता और मिलता है तो सिर्फ उसका टॉर्च क्योंकि शायद कोई इवल फोर्स उसे ले जा चुकी थी। और तब बेचारा जेम्स अकेले ही लौट आता है और वो दोनों किसी तरह सुबह का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि अब भी उन लकड़ियों के चटकने की आवाजें आ ही रही होती है। लेकिन तभी वो टेंट के बाहर किसी को महसूस करते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं वहाँ पर वो बाहर तालिया और लेन को खड़ा देखते हैं जो काफी डरे हुए थे। और लेन कहने लगता है कि उन्होंने उसे कब देखा था। तब जेम्स कहता है कि आज ही तो देखा था उसने, लेकिन लेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और वो कहता है कि उसने उसे 5 दिन पहले देखा था और तब से सूरज उगा ही नहीं और उसे लगने लगा था कि ये कोई ट्रिक है। लेकिन तालिया हिम्मत करके जेम्स और लीजा के पास आ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। जिसके बाद वो उनके साथ ही रहती है और उस दिन तो वो सब अलार्म लगाकर सोए थे ताकि सुबह 7 बजे उनकी नींद खुल जाए। लेकिन घड़ी में तो सुबह 7 बज चुके थे लेकिन बाहर अब तक अंधेरा ही था। और जब वो बाहर आते हैं समाधि की तरह पत्थरों के गुच्छे वहाँ पर रखे हुए थे और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बड़े बड़े स्टिक फिगर वहाँ पेड़ों से लटक रहे थे जिसे देखकर सब सोचते हैं कि ये काम फिर से तालिया और लेन का ही होगा। लेकिन तालिया को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि तालिया बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसकी नजर एक स्टिक फिगर पर पड़ती है जिसमें वो खुद के ही बाल नोटिस करती है क्योंकि तालिया के बाल तो बिल्कुल यूनिक थे। उसने ब्लू कलर का डाई किया हुआ था जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है। तभी एशली बाहर निकल कर आती है और वो गुस्से में उसके हाथ से वो स्टिक फिगर छीन कर उसे तोड़ डालती है। और जैसे ही वो स्टिक फिगर को तोड़ती है बेचारी तालिया पूरी तरह से आधे पर से टूट जाती है और बहुत ही बुरी मौत मारी जाती है। मतलब कि इस बार डेफिनेटली वो स्टिक फिगर्स तो उन्होंने नहीं बनाए थे। और उस वक्त पूरी धरती कांप उठती है और उनका टेंट भी उठ जाता है। तब डर के मारे सब तेजी से यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं और इस दौरान एशली लीजा और जेम्स से बिछड़ जाती है और आगे उससे चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसका घाव बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया था। और तभी उसे वहाँ पेड़ पर अटका हुआ वो ड्रोन नजर आता है जिसे जब वो उतारने के लिए ऊपर चढ़ती और वो बस पहुंचने ही वाली होती है क्रीपी सा हाथ आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो डर के मारे सीधे जमीन पर आकर गिर जाती है।
और हम देखते हैं कि कोई तुरंत ही उसकी बॉडी भी घसीट ले जाता है। और यहाँ दूसरी ओर जेम्स और लीजा जैसे ही एशली के चीखने की आवाज सुनते हैं वो तेज बारिश के बीच में दौड़ते हुए उस आवाज को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें फुटेज वाला वो ओल्ड कैबिन नजर आता है जो पिछली मूवी में भी था, और वो रस्टिन पर का ही कैबिन था। और हम अगर ध्यान से देखें तो वो कैबिन उसी टूटे हुए पेड़ के पास ही था, और अब तक तो वो नहीं था, लेकिन सडनली वो अपीयर हो गया था। और ये उस विच की ही ट्रिक थी जो जेम्स नहीं समझ पा रहा था। तब जेम्स उस कैबिन के अंदर जाकर अपनी बहन को ढूंढने की सोचता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंदर से जो चीखें आ रही है वो हैदर की ही चीखें हैं। लेकिन लीजा डर के मारे वहां पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये सब सिर्फ एक छलावा है, और इसलिए लीजा बाहर ही रुकने का फैसला करती है। और अंदर दाखिल होते ही उसे पीटर एक कमरे में खड़ा नजर आता है, और जैसे ही वो और अंदर जाने लगता है उसे कोई फिगर इस कमरे से उस कमरे में जाती हुई नजर आती है, जो उसे लगता है कि वो उसकी बहन हैदर ही होगी। और वो उसे फॉलो करते करते एक कमरे में पहुंच जाता है जो सडनली लॉक हो जाता है और जेम्स अंदर ही फंसा रह जाता है। और यहाँ लीजा को कोई इवल चीज डराकर उसे अंदर दाखिल होने के लिए मजबूर कर देती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है उसका सामना लेन से हो जाता है, जिसकी दाढ़ी वाड़ी सब बड़े हो गए थे और उसे पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ चुकी है। और तभी वो लीजा को नॉक डाउन करके उसे बेसमेंट के नीचे एक पैसेज में उठाकर फेंक देता है। और तब बेचारी लीजा किसी तरह टनल से क्रॉल करके एक रूम तक आकर पहुंच जाती है, बिल्कुल उसे घायल अवस्था में ही। लेकिन तब भी लेन वापस से उसके पास आकर पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तब लीजा अपनी जान बचाने के लिए अपने पास में मौजूद एक नाइफ से उसके नेक पर हमला करके उसे मार डालती है। और जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है एक एवल सी फिगर उसका पीछा करने लगती है। उसके हाथ पैर नॉर्मल ह्यूमन से काफी लंबे लंबे थे, जिसे देखकर लीजा के होश बिगड़ जाते हैं और वो किसी तरह वहां से भागकर जेम्स के कमरे तक पहुंच ही जाती है। और तभी उनके कमरे के सारे पैसेजेस को चीरते हुए एक चटक रोशनी उन्हें नजर आती है, जो कि उस विच का एक शक्ति प्रदर्शन था। तभी जेम्स लीजा से कहता है कि वो विच उन्हें सेक्रीफाइस करने वाली है, इसलिए जेम्स अपने बचाव के लिए कॉर्नर में फेस करके खड़ा हो जाता है और वो लीजा को भी ऐसा ही करने के लिए बोलता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जेम्स को लगने लगता है कि हैदर उसे बुला रही है, जो आवाज सिर्फ जेम्स ही सुन पा रहा था, लीजा नहीं। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखने की गलती करता है वो इवल फोर्स उसे सेकंड्स में मारकर गायब कर देती है और बेचारी लीजा चीखती चिल्लाती ही रह जाती है। और अब बारी थी लीजा की। तब लीजा पीछे पलट कर नहीं देखती, वो गलती नहीं करती, बल्कि वो अपने कैमरे को यूज करती है पीछे का सीन देखने के लिए, जिसमें वो डरावनी सी फिगर लुक्का छिपी खेल रही थी। अभी सडनली लीजा जेम्स की आवाज सुन पाती है, जो लीजा से सॉरी बोल रहा था। तब लीजा भी वही गलती कर देती है और जैसे ही वो पलटती है वो उस इवल चीज के हत्थे चढ़ जाती है और पीछे छूट जाता है सिर्फ उसका कैमरा। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग वाले फुटेज में जिस लड़की को जेम्स हैदर समझ रहा था वो असलियत में हैदर नहीं बल्कि लीजा खुद थी, क्योंकि हैदर तो इतनी ज्यादा घायल कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि हैदर के लास्ट मोमेंट को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और हो सकता है कि ब्लेयर विच ने अपनी शक्तियों से फ्यूचर की लीजा को कैप्चर करके उसे लेन के जरिए उन तक पहुंचाने का काम किया हो, और लेन तो लग ही रहा था उस विच के वश में। और हो सकता है ये सब किसी टाइम लूप में फंसे हुए हो, जिस वजह से रात होते ही तरह तरह की आवाजें आना शुरू हो जाती, जहां वो सब दूसरे डायमेंशन के लोगों को सुन पा रहे होते हैं। कर्स्ट फॉरेस्ट में एंटर होते ही दिन और रात उसके वश में हो जाती थी। उस विच में इतनी पावर्स थे और इस पावर को मेंटेन करने के लिए उसने हैदर के भाई जेम्स को टेम्प्ट किया ताकि वो उस फॉरेस्ट में आए और वो विच उन सबकी सेक्रीफाइस दे सके। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।